हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12 जनवरी 2023 के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। ये गलत है, क्योंकि विकास अनिरंतर प्रक्रिया नहीं बल्कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि विकास व्यक्तिगत कारकों और वातावरणीय कारकों दोनों से प्रभावित होता है। विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? वंशाणु, आनुवंशिकता, परिपक्वता या फिर विद्यालय? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, विद्यालय विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय या फिर परिवार? तो देखिए, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, संवेदीगामक अवस्था में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केंद्रीकरण, समायोजन, असंतुलनीकरण, संवेदन? तो जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? जीरोम ब्रूनर, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर हावर्ड गार्डनर? तो देखिए, इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। स्कीमा, संप्रत्यय। तो देखिए, जो स्कीमा है वो लेव वाइगोत्स्की नहीं, जीन पियाजे से संबंधित है, ये गलत है। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं? तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान, कंठस्थ स्मरण? तो देखिए, बच्चों को कभी भी रटाने पर जोर नहीं देना चाहिए, उनको उनके रटने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कंठस्थ स्मरण पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं, तो टोटल 6 चरण हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। इस बार सीटेट में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं।
जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डॉट डॉट को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डॉट डॉट के निर्देशित करता है या करती है। संज्ञान, भाषा, भाषा विचार। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। तो हम सबको पता है कि ये जेंडर पूर्वाग्रह का उदाहरण है, ये जेंडर वायस से संबंधित है। एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। ये गलत है, अनदेखा नहीं करना है, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सिर्फ अच्छे बच्चों पर ध्यान देना कि जो अच्छा कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पर ध्यान देना, ये गलत है। विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। तो देखिए, ये भी गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, उसको ध्यान में रख कर शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करे। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, मतलब नियमित रूप से क्लास में जो एक्टिविटी हो रही है उसके आधार पर बच्चे कितने एक्टिव हैं, उसमें कितने इन्वॉल्व हैं, उसके आधार पर रेगुलर बच्चों का आकलन होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, या फिर रट कर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन में बाधा क्या है? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। रट कर याद करने, कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करना समालोचनात्मक चिंतन में बाधा है। निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड जो करिकुलम होता है उसके द्वारा शिक्षण, ये गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, तो बच्चे किस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आ रहे हैं उसको अनदेखा करना, ये भी गलत है। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना, केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना, ये भी गलत है कि सिर्फ प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित जो प्रथाएं हैं, जो नियम हैं, उनको क्रियान्वित किया जाए, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? अधिगम अक्षमता, स्वलीनता, ऑटिज्म, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार, या फिर श्रवण बाधिता। तो देखिए, ये श्रवण बाधिता से संबंधित नहीं है, ये गलत है। ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार में बच्चे किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ये भी गलत है। स्वलीनता, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अधिगम अक्षमता से संबंधित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान, टिप्पणियाँ या फिर नोट,
रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय मॉडल, लिखित विवरण और आरेख। तो देखिए, अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उनके लिए लिखित विवरण और आरेख उनके समावेशन को सफल बनाने के लिए बाधक है। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल, अतिक्रियाशीलता, पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार, सामाजिक अंतरक्रियाओं के लिए उत्साह। तो देखिए, जो स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं, ऐसे बच्चे ज़्यादा दूसरों के सामने बोलने में उनको हेजिटेशन होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं। तो उनमें पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए गलत है। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, ये भी गलत है। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, ये भी गलत है, क्योंकि उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। अभिकथन ए है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में व्याख्यान पद्धति जो है ये सही नहीं होती, तो ये गलत है। तर्क है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। तर्क भी गलत है, क्योंकि बच्चे अगर निष्क्रिय श्रोता हैं, वो सिर्फ एक्टिव नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में ये प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। वास्तविक जीवन के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क है, इसलिए विद्यालयों को अधिगम पर जोर देना चाहिए। सक्षम, रचनात्मक, यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वास्तविक जीवन के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क सक्षम है, इसलिए विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। रचनावाद किसका समर्थन करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति की। ये गलत है, क्योंकि कभी भी नए ज्ञान को अस्वीकार नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रचनावाद शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संलग्नता, शामिल करने के, प्रतिस्पर्धा के, भेदभाव करने के, अबोधगम्यता। तो देखिए, अबोधगम्यता गलत है, भेदभाव भी नहीं करना है और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा नहीं देना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, संलग्नता शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? मौखिकीकरण, अनुरूपात्मक चिंतन, साधन अंत विश्लेषण या फिर कार्यात्मक स्थिरता, जड़ता। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, साधन अंत विश्लेषण। अभिकथन ए है, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। ये सही है। तर्क है, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। तो देखिए, जो कथन में कहा गया है उसी को तर्क में व्याख्या की गई है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, विद्यालयों को ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर ना दें। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक हैं, ये गलत है, क्योंकि संवेग और संज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? नकद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, गलत है। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, यहाँ पे भी प्रशंसा के लिए किया जा रहा है, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, तो यहाँ पे भी सिर्फ प्रथम स्थान पाने के लिए दौड़ में भाग लेना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो कर रहा है वो जिज्ञासा के लिए कर रहा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कक्षा का परिवेश बिल्कुल करता है कि क्लास में का क्या माहौल है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संसाधनों की उपलब्धता, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, कि शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है, किन विधियों का प्रयोग कर रहा है, ये भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक से अधिक जोखिम, विकर्षणों का न्यूनतम होना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, अन्य गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। तो देखिए, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए विकर्षणों का, डिस्ट्रैक्टर्स का न्यूनतम होना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।